मेरे प्यारे बच्चों, जब डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी तो उन्होंने लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष के बारे में बताया था और बताया था कि कोई भी जीव अब जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष करता है और इस संघर्ष में वही जीव जीवित रहता है जो संघर्ष करता है और इसे हम लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इनकी पूरी थ्योरी को हम लोग नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। सो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ये बात आज मैम क्यों बता रही हैं। मैं आज इसलिए आप लोग बता रही हूं कि ये एग्जिस्टेंस और स्ट्रगल जो शब्द है, ठीक है, जिसका दिन प्रतिदिन सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये थ्योरी ऐसे ही नहीं दी गई है और इसका इम्प्लीमेंट हमारी लाइफ में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट और मैं देख सकती हूँ कि ये काफी इफेक्टिव है। सो इतना कहने का मतलब है कि अगर ये थ्योरी दी गई है तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में और नेचर के साथ तो ये है ही, इसीलिए इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। तो सीधा सा है कि जीवन में वही जीव जीवित रहता है जो संघर्ष करता है। तो संघर्ष और स्ट्रगल अपनी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। कैसा संघर्ष और किस तरीके का संघर्ष हमें करना है लाइफ में? हमें वो संघर्ष करना है, उस चीज के लिए संघर्ष करना है जो चीज हम चाहते हैं या जो चीज हम पाना चाहते हैं। सो मेरा आज आपसे यही कहना है कि पहचान भले ही छोटी हो लेकिन होनी चाहिए, ठीक है। भले ही बरगद और पीपल के पेड़ कितने विशाल हो लेकिन एक तुलसी के पौधे की भी अपनी एक वैल्यू होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो छोटी ही सही पहचान होना बहुत आवश्यक होता है। सो बेसिकली जो आज की पाठशाला डेडिकेटेड है, it is a discussion about a syllabus of ichthyology or for dedicated for MSc student. So basically ये न्यू कोर्स की लॉन्चिंग है और ये मैंने बताया था कि ये स्टार्ट होगा कल सैटरडे है, आपको मिलेगा, ठीक है, सैटरडे को ये रिलीज हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए दो स्पेशलाइजेशन के दो सब्जेक्ट हैं और उससे हम लोग ये कहें, फर्स्ट वन जो फोर्थ पेपर होता है थियोलॉजी, ओके, बहुत से लोग इससे नोन होंगे, एंड द फिफ्थ पेपर इज अप्लाइड फिशरी। सो बेसिकली हम लोग आज थियोलॉजी के कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, ओके। सो अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले हमें तो इंट्रोडक्शन इसका देखने को मिलेगा कि फिश एंड स्ट्रक्चर ऑफ फिश बेसिकली होता क्या है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रक्चर है, ठीक, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, उसकी आईज, शेप, साइज, कलर, ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक, ठीक है, एक ट्रेडिशनल जो व्यू होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमको कुछ क्लासिफिकेशन के पॉइंट पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वाई? क्योंकि जो फोर्थ पेपर होता है, चाहे वो किसी भी स्पेशलाइजेशन का, उसमें क्लासिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग को क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। ए गैनेथा से स्टार्ट होगा। सो ए गैनेथा से स्टार्ट होगा, जॉलेस होती हैं और उसमें ऑस्ट्रेकोडर्म्स, ठीक है, एंड साइक्लोटोम्स के बारे में आप लोग पढ़ने मिलेगा। सो बेसिकली ये क्यों इतना ज्यादा मतलब हम लोग पढ़ते हैं या क्या इसकी बेसिक नीड है, तो मैं बता दूं इसकी सिर्फ इतनी सी बेसिक नीड है ताकि हम लोग जान सकें बेसिकली क्लासिफिकेशन बेस्ड किन चीजों पे है और बेसिकली जो हमारी पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं फिशरीज के, वो क्या है। सो ये सब चीजों को जानने के लिए, ठीक है, गोल्डन एरा क्या था ये जानने के लिए, क्लासिफिकेशन का बेसिक पॉइंट क्या है, ये सब चीजों को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ फिशरीज के बारे में आता है। सो क्लासिफिकेशन के बाद एक ये पॉइंट तो बनता ही है कि उसका जनरल कैरेक्टर हमें पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, मेराइन क्या है, हैबिटेट क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, एक जनरल सिस्टमेटिक व्यू जिसे कहते हैं वो चीजें। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, मतलब कार्टिलेजिनस है कि बोनी है और इसमें भी उसका क्या क्लासिफिकेशन है, कितने ऑर्डर है। तो ऑर्डर बहुत सारे आपको मिलने, लगभग 48 ऑर्डर आपको मिलेंगे इसमें पढ़ने को। एवोल्यूशन एंड द फाइलोजेनी ऑफ फिशेस, तो एवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, किस फिशेस से हुआ है, कौन सा ऐसा पार्ट था जो किससे किससे डेवलप हुआ और कैसी फिशेस बनी। तो इसके बहुत सारी हाइपोथेसिस और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी।
प्लेकोडर्म्स, सो प्लेकोडर्म्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका सिस्टमेटिक जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुई, साइलेंट फीचर ऑफ प्लेकोडर्म के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, एफिनिटीज क्या है उसकी, ठीक है, कंपेरिजन क्या है, ओके, एंड बहुत सारे ऐसे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में आपको बहुत सारी फंडामेंटल फैक्ट जानने को मिलेंगे अबाउट प्लेकोडर्म। सो क्यों ये एंसेस्टर है ये जानने को मिलेगा, ठीक है। देन द एलाज्मो ब्रांच, सो बेसिकली एलाज्मो ब्रांच बहुत ही प्रोमिनेंट है, और प्रोमिनेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका मेजर पार्ट एक डेडिकेट करता है कार्टिलेजिनस फिशेस को। और आज के मतलब अगर मॉडर्न में बात करूं वर्तमान की, तो कार्टिलेजिनस फिशेस की एक अपनी वैल्यू है। सो ये आपको बहुत अच्छा ट्रेड देगी और बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन का व्यू देगी, जिससे आपको एक इमेजिनेशन जर्नी के रूप में पता चलेगा कि कैसे 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 चीजें डेवलप हुई और कैसे कैसे कार्टिलेजिनस फिशेस का डेवलपमेंट हुआ। फिर उसी के बाद उसके सब क्लासेस के थ्रू आपको कुछ होलोसिफिलाइज के बारे में पता चलेगा, ठीक, उसका हेलोसिफिलाइज में एंडोस्केलेटन कैसा होता है, एक्सोस्केलेटन क्या होता है और उसका पार्ट, उसके फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ऑल फिजियोलॉजी और सिस्टम जो होगा वो, ठीक, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट मिलेगा वो डिप्नोई मिलेगा। अब डिप्नोई बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन के रेफरेंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डबल लंग्स इसमें होते हैं और बहुत सारी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन पे जो फिशेज होती है उनके रेफरेंस में काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन है और काफी प्रोमिनेंट है। तो की कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्लासिफिकेशन बेसिकली डिप्नोई का, एफिनिटीज ऑफ डिप्नोई क्या क्या है, ठीक है, क्या उसका बेस है और क्यों इसे मतलब डिप्नोई कहा गया बेसिकली। तो लिटरली टर्म से लेकर के लिटरली क्लासिफिकेशन तक आपको सारी चीजें जानने को मिलेंगी। फिर टेलियोस्टोमाई, तो टेलियोस्टोमाई एक फिर से प्रोमिनेंट एंड मेजर पार्ट है फिशेस का और बेसिकली डेडिकेटेड होता है मैं कहूं अगर इसे बोनी फिशेस से। तो उसके ओरिजिन, उसकी एफिनिटीज, कैरेक्टर, ओके, फिजियोलॉजी, ऑल द फंक्शन एंड ऑल द सिस्टम एंड फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें हमें पढ़ने मिलेगी। तो जब हम इनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, नोन हो जाते हैं कि क्या क्या चीजें हुई, फिर हमारी स्टडी में कुछ परिवर्तन आता है। देन हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लोकोमोशन एंड माइग्रेशन ड्यू टू हैबिटेट, ड्यू टू सम पर्पज ऑफ लाइफ, ये क्या करते हैं मतलब अपने हैबिटेट को चेंज करते हैं, ठीक है। सो आपको जानने मिलेगा कौन कौन से ऐसे पर्पज होते हैं जो बेसिकली वो माइग्रेट करती हैं और माइग्रेट होने के बाद क्या उसमें कैसे कैसे एडॉप्टिव चेंजमेंट होते हैं या एडॉप्टिव रेडिएशन होता है बेसिकली। तो उसके बारे में आपको काफी सारी चीजें मिलेगी और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो बेसिकली अडॉप्ट हो गए और कैसे उसमें चेंजमेंट आ गया, ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। फिर आप फिन्स के बारे में पढ़ते हैं। सो फिन्स क्या होती है, मीडियन फिश, वेंट्रल फिश, ठीक है, एंड कॉर्डल फिन, शेप, साइज और उसका कलर कैसे होता है, सिस्टमेटिक टेल उसकी क्या होती है बेसिकली, ठीक, एंड पेयर्ड फिन्स क्या होती है, उसका क्या रोल है बेसिकली और कैसा मतलब वो मतलब एक डायरेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये कई सारी चीजें होंगी जो आपको और ज्यादा डीप में ले जाएंगी इस सब्जेक्ट के प्रति। फिर आएगा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन, स्केल एंड कॉन्ट्रैक्ट कलरेशन। सो बेसिकली इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम उसका कैसे होता है, ठीक है, कैसे उसकी स्किन होती है, कैसा उसका कलर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर कैसे होती है और क्या उसकी मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी होती है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। फिर फिश ऑस्टियोलॉजी में बेसिकली हम लोग स्कल के बारे में, ओके, उसके विसरल पार्ट के बारे में, हेड के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, रिब्स के बारे में, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, तो काफी सारी चीजें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आता है कि सिस्टम। सो सिस्टम में काफी सारी चीजें जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सो पूरी एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो उनका स्टडी करना, ग्लैंड्स का फिजियोलॉजी बेसिकली क्या होती है, सिस्टम की फिजियोलॉजी, डाइजेशन में बेसिकली क्या होती है, ये सारी चीजें आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। देन जब हम लोग यहाँ इस चीज को समझ लेते हैं फिर गिल रिस्पायरेशन में आते हैं। तो गिल रिस्पायरेशन कैसे होता है, गिल रिस्पायरेशन की बेसिकली शुरुआत कहाँ से, एंसेस्टर्स कौन है, फिशेज में कैसे आया, फिशेज में कैसे ये डेवलप हुआ और कैसे कैसे इसकी ओरिजिन हुई, एम्ब्रियोलॉजिकल इसकी जो स्टडी है वो मैं बताऊंगी, अगर नहीं भी होगी तब भी मैं बताऊंगी। सो बेसिकली ये कुछ आपको पॉइंट बहुत इंडिकेट करेंगे और इस सब्जेक्ट को और डीप में आपको लाने की कोशिश की जाएगी।
एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ऐसे एसेसरी वर्क करते हैं, ठीक है। सो एसेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं जो वर्क करेंगे, और कहाँ ये वर्क करते हैं, कहाँ ये प्राइमरी हो जाते हैं, कहाँ ये एक्टिव हो जाते हैं, कहाँ ये स्टेबल रहते हैं, कैसे कैसे इनका फंक्शन होता है, ये सब चीजें हम लोग जानेंगे। फिर आता है एयर ब्लैडर एंड द बेबेरियन अपरेटर। सो एयर ब्लैडर का क्या फंक्शन है, एयर ब्लैडर कहाँ कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल इसका क्या यूज है, और एयर ब्लैडर की फिजियोलॉजी क्या होती है, कहाँ इसका मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, बेबेरियन नॉस्ट्रिल्स का क्या साउंड प्रोडक्शन में उसका क्या बेसिकली यूज है, या वो कहाँ बेसिकली यूज होता है। तो ये काफी सारे मतलब जो टॉपिक होंगे जो आपको इस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है, ठीक है, उसका बेसिकली फिशेज में क्या रोल है, कैसे उसकी सप्लाई हो रही, हार्ट की जो बेसिकली फिजियोलॉजी है। अब ये तो ठीक है कि डॉर्सल और वेंट्रल होता है, कहाँ क्यों होता है, उसकी एनाटोमी पर बेस्ड डीप बात होगी कि क्यों किसी भी मतलब एक एनिमल है उसका डॉर्सल है और एक एनिमल उसका वेंट्रल हो जाता है। सो इसकी हम फिजियोलॉजी पे बिल्कुल एम्ब्रियोलॉजिकल बात करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। उसके बाद हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो नर्वस सिस्टम, अब भाई सीधी सी बात है, वर्टिब्रेट है, कॉर्डेट है, तो नर्वस सिस्टम सबसे अच्छा होगा, वेल डेवलप होगा। सीएनएस के बारे में बात करेंगे, पीएनएस के बारे में बात करेंगे, क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि कुछ में 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, कुछ में 10 होती हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे, और ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मो रेगुलेशन। सो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों एक साथ ये टर्म रहते हैं। सो वाटर के कंसंट्रेशन में काफी मदद करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी, मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर के बारे में, उसके रेगुलेशन के बारे में। रेफरेंस दोनों रहेगा, कार्टिलेजिनस फिशेज एंड द बोनी फिशेज, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑस्मो रेगुलेशन जो बेसिकली कंसंट्रेशन आयन कंसंट्रेशन के लिए होता है, कैसे वो एक्सक्रीशन में मदद करता है और कैसे वो आयन कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन कैसे टाइप का होता है, ठीक है, और इनका एक बेसिकली पीरियड होता है, उस पीरियड में ये इनकी रिप्रोडक्टिव रेट ज्यादा होती है। तो किस मंथ में, किस ईयर में, कैसी कैसी किस किस फिशेस में ज्यादा होती है, मैं उसके बारे में बहुत डीप में हम बात करेंगे। फिर रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्शन के कई टाइप रहेंगे और उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजेशन के फेज और बहुत सारी ऐसी न्यू चीजें मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, और कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत नई जानकारी देंगी। तो रिप्रोडक्शन में काफी सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। सो डेवलपमेंट में बहुत सारी डेवलपमेंट हम कैटेगरीज वाइज पढ़ेंगे और कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे। सो डेवलपमेंट पे काफी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ना, बेसिकली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हुआ और स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दोनों फिशेस के बारे में, दोनों के ही रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है कि ऑक्स्टोलैटरलिस ऑर्गन्स। तो ये या सिस्टम की मैं बात करूं तो लैटरल लाइन सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम होता है, और लैटरल लाइन सिस्टम, न्यूरोमास्ट ऑर्गन, हिस्टोलॉजी ऑफ लैटरल लाइन सिस्टम का क्या यूज है और बेसिकली ये क्या हेल्प करती है एज ए सेंसरी में, डायरेक्शन में और एज ए बैलेंस, बॉडी बैलेंस में, इन सब चीजों में इनका क्या रोल है हम इसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली कैसी ग्लैंड होती है और इससे जितने भी हार्मोन का सेक्रीशन हो रहा है वो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर्स हार्मोन जो बेसिकली पूरी तरीके से फिश की बॉडी पर एक अपना इम्पैक्ट डालते हैं, उनके बारे में हम काफी ज्यादा पढ़ेंगे। सो बेसिकली उसके बाद कुछ ऑर्गन ऐसे भी होंगे जो स्पेशलाइज ऑर्गन इन फिशेज, जैसे कि कुछ लुमिनिसेंस ऑर्गन हो गए, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन हो गए, उनकी फिजियोलॉजी, पॉइजन ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, क्या कुछ ऐसे अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी सिग्निफिकेंस ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि पीनियल ग्लैंड्स हो गई, पॉइजन ग्लैंड्स हो गई, ओके, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन हो गए, लुमिनिसेंस ऑर्गन हो गया, इन सब का फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे। तो ये है 4th पेपर इथियोलॉजी का सिलेबस। सो आई होप कि आपको इथियोलॉजी के सिलेबस के बारे में जानकारी हुई होगी। मैं इसका पूरा सिलेबस रिटन में लिख करके दे दूंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बायोलॉजी पाठशाला को सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए,
और इसे थोड़ा थोड़ा ही सही लोगों तक पहुंचाइए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन हमेशा दबाए रखिए ताकि कोई भी चीज जो सबसे पहले अपलोड होती है वो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।